वालेकुम सलाम सर। वसीम अकरम, अपना माइक बंद कर लो, माइक्रोफोन बंद कर लो। वसीम अकरम, BPHY। ठीक है जी बेटा। आज कम लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। यस सर, अभी कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। 4 मिनट तो हो गए हैं। यस सर। जी बेटा, 5 मिनट हो गए हैं ऊपर। तो हम मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ओके सर। बेटा, आप सबसे पहले तो देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपके साथ जो चीज़ शेयर की है वो टेक्स्ट बुक शेयर की है। हम्म, यस सर, पेश हो रहा है। ये पेश हो रहा है ना। ये मैंने आपके साथ टेक्स्ट बुक शेयर किया है, जो मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुका था कि ये बुक आप खरीद लें। डेविड जे ग्रिफिथ्स राइटर है इस बुक का, और टाइटल है बुक का इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेटा, मेरे पास थर्ड एडिशन भी है, फोर्थ एडिशन भी है। सो नो प्रॉब्लम, इतना ज्यादा फर्क नहीं है दोनों एडिशन में। कुछ प्रॉब्लम्स का, चंद एक प्रॉब्लम्स का फर्क होगा। तो मार्केट में गालिबन फोर्थ एडिशन अवेलेबल है, तो आप वही फोर्थ एडिशन ले लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। मैंने थर्ड एडिशन लिखा हुआ है, असल में मेरे पास थर्ड भी है, फोर्थ भी है। अच्छा, पियर्सन प्रिंटर्स हॉल, ये बेसिकली इसके पब्लिशर्स हैं। इंडिया में पब्लिश हुई है 1999 में ये बुक। बहरहाल, आप जो भी एडिशन मिले, जो भी पब्लिशर हो, कहीं भी पब्लिश हुई हो, वो आप बुक खरीद लें। ठीक है। ओके अच्छा, सर। बेटा यहाँ पे नीचे दो बुक्स हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। दो बुक्स हैं नीचे। एक तो है रिकमेंडेड बुक्स में डेविड के चैंग, और दूसरी दूसरी है जैक वेंडरले। डेविड के चैंग की जो बुक है, ये डेविड के चैंग राइटर है, ऑथर है। और इस बुक का टाइटल है फील्ड एंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ये लाइब्रेरी में सेकंड एडिशन इसका मौजूद है, जो आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है, और इसका सेकंड एडिशन पड़ा हुआ है। और दूसरे नंबर पे बुक मैंने रेकमेंड की हुई है जैक वेंडरलिन। जैक वेंडरलिन ऑथर है, और बुक का टाइटल है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बेटा, ये जो दोनों बुक्स हैं, याद रखिएगा। एक ये वाली बुक, चैंग की बुक, यहाँ पे मैं शो करता हूँ। ये एक चैंग की बुक है। क्या हुआ? एक चैंग की बुक है और एक वैंडरलैंड की बुक। ये मैंने दोनों को रेड टैग कर दिया है। ठीक है। इसलिए मैंने रेड टैग किया है कि जाहिर है ग्रिफिथ्स पढ़ते हुए आपको चंद हेल्पिंग बुक्स की जरूरत होगी। मेन बाज औकात एक राइटर एक आर्टिकल को इतने डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करता,
और उसी आर्टिकल को कोई और राइटर, कोई और ऑथर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो जाहिर है आपको रेफरेंस पढ़ते हुए कहीं आपको लगे कि यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा कम है और मुझे पढ़ना चाहिए, इस आर्टिकल के बारे में मेरी और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप दूसरी बुक्स का सहारा लेते हैं। तो बेटा इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पहले नंबर में मैं डेविड के चेंग को रखता हूँ कि आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ग्रिफिथ्स के लिखने का स्टाइल और डेविड के चेंग के लिखने का स्टाइल काफी सिमिलर है। ठीक है, तो यानी अगर आपको ग्रिफिथ्स और चेंग साथ साथ पढ़ें तो आपको इतना मसला नहीं होगा, दोनों को लिखने का स्टाइल एक जैसा है। हाँ, नोटेशन का डिफरेंस हो सकता है लेकिन बहुत सिमिलर है स्टाइल। इसके अलावा मेरे जो लेक्चर हैं उनको, उनमें भी आपको ग्रिफिथ्स की झलक भी मिलेगी और डेविड के चेंग की भी झलक मिलेगी। तो आपको, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ डेविड के चेंग को भी फॉलो करें तो बड़े आपको फायदे में रहेंगे, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, दूसरी बुक है जो मैंने रेड डॉट से यहाँ पे शो की हुई है, जैक वेंडरलिन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बेटा ये बुक ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। अगर आप नेट पे जाएं तो आपको फ्री मीन आप उसे फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इस बुक को भी मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ सेकंड नंबर पे कि इस जैक वेंडरलिन का जो मैथमेटिक्स करने का स्टाइल है वो आपको मेरे लेक्चर स्टाइल, जो लेक्चर में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, उससे कोई मिलता जुलता लगेगा। इसलिए आपको ये बुक भी बड़ी आसानी से समझ आ रही होगी कि अच्छा ये किस तरीके से मैथमेटिक्स को ट्रीट करता है। बात समझ आ रही है? यस सर। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी तरफ से, वैसे तो कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, आपने नॉलेज ही लेना है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज लेना, तो आप कोई भी बुक्स बहुत सारी लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। हर बुक में हर राइटर के लिखने का अपना अंदाज है। लेकिन मेरे ख्याल से एज अ टीचर मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये दो बुक जो रेड मैंने डॉट से शो की हैं ये काफी हेल्पफुल होंगी जब आप प्रेफरेंस पढ़ रहे हो। ठीक है, इसके अलावा और काफी सारी अच्छी बुक्स हैं जो आपको अवेलेबल है, कोई यानी मुश्किल नहीं है। उसमें एक ये बुक है जो लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ये बुक, इसके राइटर बेसिकली दो हैं, एक भाग सिंह गुरु और हुसैन हिजीरोग्लू, ये दो राइटर हैं। और बुक का टाइटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी फंडामेंटल्स। ठीक है, काफी अच्छी लिखी हुई है ये बुक भी, नई बुक है, काफी अच्छी लिखी हुई है, ये भी आप कंसल्ट कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा ये एक पुरानी बुक है लेकिन इसमें भी काफी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, तीन राइटर्स ने मिलकर लिखी हुई है। एक रेड्स है, जॉन आर रेड्स, फ्रेडरिक टी जे मिलफर्ड एंड रॉबर्ट डब्ल्यू क्रिस्टी। रेड्स, मिलफर्ड एंड क्रिस्टी की बुक है जिसका टाइटल है फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, फाउंडेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ये भी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, थोड़ी पुरानी बुक है लेकिन इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा एक बुक ये यहाँ पे आपको मैंने शो की हुई है, ये भी थोड़ी पुरानी बुक है लेकिन अच्छी बुक है बेटा। ये वो बुक है जिसमें से मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में इस बुक से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोर्स इस बुक से पढ़ा हुआ है। अच्छा, एक और आप कह लें कि पुरानी बुक है लेकिन इसमें भी अच्छा लिखा हुआ है, ओहेनियन की बुक क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। आप जाएं लाइब्रेरी में तो आपको इजीली वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे पड़ी होगी। इसी तरीके से एक बुक और भी है, चंद बुक्स मैं देख कर रहा हूँ कि ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स हैं। क्लेटन और पॉल, कीथ डब्ल्यू वाइट्स एंड सैयद ए नसर, यानी पॉल वाइट्स और नसर की बुक, टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अच्छी बुक है। एक और बुक युंग के लिंक की भी लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई है, इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
ठीक है, तो ये बुक्स हैं जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं। आप कोई आर्टिकल किसी बुक में अच्छा लिखा होता है, कोई आर्टिकल किसी बुक में, तो आप बेटा जो मर्जी है, आप जिस बुक में से जाहिर है अच्छा आपको वही आर्टिकल लगेगा, यानी जो आपको समझ आ रहा हो, तो आप समझने के लिए कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं इनमें से। अच्छा, बस बच्चों को, अच्छा मैंने थोड़ा गैप देके, यहाँ पे भी मैंने गैप दिया है, आप अगर गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे भी गैप दिया है, ये इधर मैंने गैप दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने गैप दिया है, इधर भी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी मैंने गैप दिया हुआ। अच्छा, 9th नंबर पे बेटा आपके पास है फवाज टी अल्लबी, ठीक है, ये बेसिकली मेरा ख्याल है जॉर्डेनियन है, सीरियन या जॉर्डेनियन है, फवाज टी अल्लबी, फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। बेटा आप में से बाद बच्चों को इस चीज का शौक होता है, वैसे ये कोर्स अप्लाइड है, लेकिन बाद बच्चों को ये शौक होता है ये जानने के लिए कि ये जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं ये कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है और ये कैसे एप्लीकेबल होगा, कोई हम आर्टिकल पढ़ते हैं ये कैसे अप्लाई होगा। तो बेटा आप, ये काफी फंडामेंटल बुक लिखी हुई है, यानी कि ये बुक बहुत ही बेसिक बुक है, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको एप्लीकेशन का शौक है तो बेटा ये बुक पढ़ सकते हैं। अल्लबी की बुक है फंडामेंटल्स ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। बात समझ आ रही है? वैसे आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जो आप पे पीछे पढ़ के आए हुए हैं वो बुक भी बहुत अच्छी है, यानी जेरल वॉकर की बुक भी बहुत अच्छी है, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बहुत अच्छे बयान किए गए हैं और सबसे आसान है। मसलन हेलिडे रेजनिक क्रेन भी है आपके पास, हेलिडे रेजनिक वॉकर भी है, ठीक है, ये बुक्स भी बड़ी बेसिक हैं, लेकिन जेरल वॉकर की जो बुक है फिजिक्स पे, जो आपने शायद पढ़ी भी होगी पीछे, वो बहुत ही आला है, बहुत ही आसान लफ्जों में लिखी है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप वहां से भी हासिल कर सकते हैं। और ये भी बड़ा अच्छा है बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ये बुक भी बहुत अच्छी है। ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा, ये एक नीचे आखिर में एक बुक मैंने बेटा लिखी हुई है बी, ये बुक, इस बुक का लेवल जरा हाई है। बुक के राइटर का नाम है जेडी जैक्सन, जॉन डी जैक्सन, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इस बुक का थोड़ा सा लेवल हाई है, लेकिन बाद बच्चे थोड़े इस तरह के, आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनका दिल करेगा कि हम थोड़ा हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक जो है वो फिर देख सकते हैं, अगर आपको ये बुक, अगर आप देख सकते हैं अगर आपको हाई लेवल पे, एडवांस लेवल पे पढ़ना। क्लियर है बेटा? यस सर। आगे चले? यस सर। जी बेटा, अब आते हैं, ये तो हो गया बुक्स के बारे में। मुझे लास्ट लेक्चर में कोई बच्चा या कोई बच्ची शायद पूछ रहे थे कि सर बुक्स बता दें ये वो, तो मैंने कहा कि चले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं आपको अगले लेक्चर में लिख के बता दूंगा आपको राइटर के नाम के, ताकि स्पेलिंग में मसला ना हो, बुक के टाइटल में मसला ना हो, तो इसलिए मैंने ये शेयर कर दी कि अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो ये बुक्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड। अच्छा, अब बेटा आते हैं अपने कोर्स की जानिब, जो है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1, आपको मालूम है, ठीक है। इस कोर्स को बेटा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 के कोर्स को हम 4 मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर, आ रही। ठीक है, हम 4 मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैंने ये यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। एक तो है इंट्रोडक्शन, ठीक है, दूसरा जो पार्ट है उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस, ठीक है बेटा। जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा बड़ा पोर्शन है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, वो है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स,
और जो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड मैटर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इनसाइड मैटर, ठीक है। ये चौथा बड़ा पोर्शन है। अच्छा, अब बेटा जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन है, बेसिकली ये डेविड जे ग्रिफिथ्स का चैप्टर नंबर 1 है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस है ये ग्रिफिथ्स का चैप्टर नंबर 2 है। अच्छा बेटा, ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस का ही हिस्सा है, ठीक है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं, इसलिए कि ताकि, क्योंकि इस वही पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप चैप्टर 2 में पढ़ के आ चुके हैं उसको जरा डिफरेंट अंदाज से देखते हैं, जरा कम्प्लेक्स मैथमेटिकल अंदाज में देखते हैं, ठीक है। वो चैप्टर नंबर 3 है जिसको हम कह रहे हैं बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम, ठीक है। और फाइनल जो आपका चौथा मेजर पोर्शन जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इनसाइड मैटर, वो बेसिकली ग्रिफिथ्स का चैप्टर नंबर 4 है। बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। तो ये मेजर पोर्शन है जिनको हमने डिस्कस करना है इस कोर्स के अंदर, इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड मैटर, मीन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई आपका सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ये मैं सिर्फ कोर्स का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि ताकि हम जब लेक्चर स्टार्ट करें तो उससे पहले आपको अंदाजा हो कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? यस। मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। दूसरा पेज जो मैंने रात को आपके साथ शेयर किया था बेटा वो ये था। अब इसमें आप देख ही सकते हैं कि मैं, जाहिर है इन जो 4 पोर्शन मैंने डिस्कस किए हैं कि इन ये 4 मेजर पोर्शन, ये 4 चैप्टर हम ग्रिफिथ्स के पढ़ेंगे, उनको मैं डिटेल से अब डिस्कस करने लगा हूं कि ये जो चैप्टर 1 है जिसे आप कहते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जिसे आप चैप्टर नंबर 1 का नाम देते हैं, ये बात समझ आ रही है? जी सर। उसे बेटा हम 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं, यानी चैप्टर 1 को हम 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। वो क्या, कौन कौन से पोर्शन है? एक बेटा है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक बेटा पोर्शन है इंटीग्रल कैलकुलस, और एक पोर्शन है मेजर पोर्शन जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो है ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बात क्लियर है? यानी चैप्टर 1 में ये हम 3 बेसिक आर्टिकल पढ़ेंगे। और बेटा ये इंट्रोडक्शन का पोर्शन जो है जो चैप्टर नंबर 1 है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बहुत ध्यान से समझने वाला है, क्योंकि इन दोनों कोर्सेज की बेस है ये, इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 और इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2 की बेस है, ठीक है। इसके बगैर, आप इनको समझे बगैर इस कोर्स को नहीं समझ सकते, ठीक है बेटा। डिफरेंशियल कैलकुलस में फिर हम 3 आगे फर्दर इस आर्टिकल को हम 3 सब आर्टिकल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में हम ये चीजें पढ़ेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। बात समझ आ रही है? जी सर। हाँ, इसी तरह हम इंटीग्रल कैलकुलस में उसको भी फर्दर 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर हम जो आर्टिकल पढ़ेंगे वो है ग्रेडियंट थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम एंड कर्ल थ्योरम, ठीक है। और बेटा जो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो भी 3 तरह के हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 में। एक, इनको आपको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बड़े ही फेमस हैं, आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करते आए, ठीक है। और बेटा ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपको पता है, क्योंकि आप पीछे पढ़ते आए हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, इनमें जो स्पेस वेरिएबल्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक्स,
वाई एंड जी, ठीक है। इसलिए मैंने आगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है कि इसके स्पेस वेरिएबल है एक्स वाई जी। बात क्लियर है? जी सर। एक बेटा मैथमेटिक्स में कहीं आपने या फिजिक्स में कहीं आपने मॉडर्न फिजिक्स वगैरह में कहीं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे, ठीक है। ये भी ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ये 3 वेरिएबल्स होते हैं आर, फाई एंड जी, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे, वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इनमें जो 3 स्पेस वेरिएबल्स होते हैं वो है आर, थीटा एंड फाई। तो स्पेस वेरिएबल का ये मतलब है कि मसलन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्स, वाई, जी के चेंज होने से जो शेप बनती है वो कहलाती है क्यूबॉइड, मीन बॉक्स। बात समझ आ रही है ना? बॉक्स शेप, बॉक्स शेप कई तरह की, मतलब आपकी बुक की भी शेप ऐसी है। बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर, फाई, जी मैंने कहा ये वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि आर, फाई, जी के चेंज होने से जो शेप बनती है वो सिलेंडर टाइप हो सकती है, ठीक है। जैसे आपके पास बोर्ड मार्कर है, लाइक आपके कमरे में ट्यूब लाइट लगी हुई है, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में स्पेस वेरिएबल आर, थीटा एंड फाई। बेटा ये 3 वेरिएबल चेंज होने से जो स्पेस में शेप बनती है दैट इज अ स्फीयर। जैसे आपके पास फुटबॉल है, आप खेलते होंगे फुटबॉल है, या टेनिस खेलते हैं तो पिंग पोंग बॉल जो है उसकी भी शेप स्फेरिकल होती है, एंड सो ऑन। बात क्लियर है बेटा? जी सर। ये हम अभी जस्ट मैं शेक हैंड करवा रहा हूँ, या जिसे आपको कहते हैं कि मैं इस कोर्स का एक फ्लेवर दे रहा हूँ आपको। जाहिर है ये चीजें हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। बात समझ आ रही है? यस सर। अभी सिर्फ मेरा एम ये है कि आपको पता चल जाए कि हम ग्रिफिथ्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे और हर चैप्टर में कौन कौन से आर्टिकल पढ़ेंगे। बात क्लियर है बेटा? जी सर। आगे आ नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फ्री स्पेस, चैप्टर नंबर 2। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फ्री स्पेस को फिर हम 5 मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। 5 मेजर पोर्शन। आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ओके, आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है, आपके पास इंड्यूस्ड चार्जेस, कंडक्टर्स और कैपेसिटर्स वगैरह, ठीक है बेटा। ये हम 5 मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं चैप्टर 2 को। यानी हम इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, जिसे बेटा एक और नाम भी आप देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, कूलम फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। आप फेमिलियर हैं इन चीजों से, आपने पिछली इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 1 में ये चीजें पढ़ी होंगी, क्योंकि वो इस कोर्स का प्री रिक्विजिट कोर्स है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी होगी, हम दोबारा पढ़ेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ेंगे। और बेटा ये चारों जो चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये बेटा हम इन सब के लिए डिस्कस करेंगे। क्या? फॉर सिंगल चार्ज, फॉर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ आ रही है? यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए डिस्कस करेंगे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम ऐसे ही करेंगे, सिंगल पॉइंट के लिए भी, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए भी, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी। सो बात क्लियर है बेटा? जी सर। सिंगल पॉइंट चार्ज का तो आपको पता ही है, सिंगल पॉइंट चार्ज का मतलब है आइसोलेटेड प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ सिंगल पॉइंट चार्ज। बड़ा डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने पढ़ी हुई है पिछली क्लासेस में कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इफ यू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट चार्जेस placed somewhere in space, बात समझ आ रही है? and those charges are countable, distinguishable। काउंटेबल या डिस्टिंग्विशेबल का मतलब है बेटा कि उस हर एक चार्ज का हमें चार्ज भी पता है और हर चार्ज का दूसरे चार्ज से डिस्टेंस भी पता है। डिस्टिंग्विशेबल का ये मतलब, ठीक है ना। तो ये होगी डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसको आप क्या पढ़ते होंगे पुराने पिछली किताबों में और रट्टा भी लगाते होंगे
कि if we have n point charges, बात समझ आ रही है? So if we have lot of point charges, that is a discrete charge distribution. आगे बेटा continuous charge distribution, बेटा ये भी आपने पिछली क्लासेस में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 में पढ़ी हुई है, इतना ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह की होती है, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात क्लियर है? यस सर। तो बेटा हम तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी और इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब आ जाए बेटा, इसमें कुछ और छोटी सी चीजें हैं इस चैप्टर में जो नीचे हमने मेंशन की हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है, वो है इंड्यूस चार्जेस हैं, ठीक, और आपके पास कैपेसिटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बात समझ आ रही है? जी सर। और बेटा जो कैपेसिटर्स हैं वो भी 3 तरह के होते हैं, ये मैंने उसको भी, ये आपने देख लिया होगा यहाँ पे कि मैंने कैपेसिटर को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आपके पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, आपके पास स्फेरिकल कैपेसिटर। बात क्लियर है बेटा? तो हमारा चैप्टर 2 एंड हो जाएगा, ये हमने चैप्टर 2 में चीजें पढ़नी है, ठीक? यस सर। अब आ गया चैप्टर 3। चैप्टर 3 को हम कैसे आपको डिवाइड करेंगे? चैप्टर 3 को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बेटा हम 3 मेजर पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक है सॉल्यूशंस ऑफ लैप्लास इक्वेशन, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इसलिए कहते हैं कि बेटा आपने मैथमेटिक्स में ऐसा किया होगा, असल में लैप्लास इक्वेशन एक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आपको पता है कि उसमें कुछ कांस्टेंट भी इन्वॉल्व होते हैं। आपको इनिशियल कंडीशन या जिन्हें आप कहते हैं बाउंड्री कंडीशन, वो लगा के उन कांस्टेंट की आप वैल्यू भी फाइंड करते थे सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हुए, इसलिए इसका नाम है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का एक और मेथड है, जिसे कहते हैं मेथड ऑफ इमेजेस, ये भी हम चैप्टर 3 में सीखेंगे। और आखिरी जो चीज हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि हम ये 3 मेजर पोर्शन में चैप्टर 3 को डिवाइड करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन, मेथड ऑफ इमेजेस एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में जाहिर है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड, उसका पोटेंशियल और मल्टीपोल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, ये जो सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन है, ये भी हम 3, आपने देखा होगा यहाँ पे, ये आप अगर नोट करें तो मैंने 3 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। यानी हम लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करेंगे बेटा, ये आप मैंने लिखा हुआ है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी सॉल्व करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी सॉल्व करेंगे और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी सॉल्व करेंगे। तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो शेप दी हुई है उसकी ज्योमेट्री क्या है, आया कि वो बॉक्स है यानी क्यूबॉइड है, या वो सिलेंडर है, या वो स्फीयर है, उस लिहाज से हम लैप्लास इक्वेशन सॉल्व करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। बात समझ आ रही है बेटा कि हम चैप्टर 3 में क्या चीजें पढ़ेंगे? अच्छा, अब आ जाए बेटा लास्ट चैप्टर नंबर 4, जिसे आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड मैटर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनसाइड मैटर, ठीक है। ये भी बेटा हम अच्छा एक बेटा बात बताऊं, जरा अटेंडेंस ले लीजिएगा सीआर और फिर मुझे सेंड कर दीजिएगा। सर ले लिया था, अटेंडेंस ले लिया? अच्छा, थोड़ी देर तक सेंड कर देता हूं। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, हम बात
इंक्रीजेस। ऐसे आपने आंखें बंद करके मेमोराइज किया होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, यस सर। अगर इसका मतलब है अगर डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट ना करें तो फिर तो प्लेट्स के दरमियान आपके पास मीडियम कोई नहीं है, वैक्यूम है, फ्री स्पेस। तब कैपेसिटेंस और होती है। अगर आप डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, यानी फिर कैपेसिटेंस और होती है। बात समझ आ रही है? तो यस सर। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस चेंज हुई मैटर की मौजूदगी में। बात समझ आ रही है? यस सर। हेलो जी जी बेटा, मेरा ख्याल है मैं आपको नेक्स्ट लिंक भेज दूं। उसकी वजह यह है कि शायद ये मीटिंग अभी एंड हो जाए, या चलें जब तक एंड नहीं होती हम बात करते रहते हैं, लेकिन मेरे साथ रहिएगा। मैं फिर दोबारा लिंक भेजूंगा जब तक हमारा 1 घंटा पूरा नहीं होता। अच्छा, तो बेटा अब समझ आपको आगे के डाई इलेक्ट्रिक यानी कि कोई मैटर की मौजूदगी में कैपेसिटेंस चेंज हुई। बेटा इसी तरीके से कि मैटर की मौजूदगी में ये सारी क्वांटिटीज चेंज होती हैं जिन्हें आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटेंस, सो ऑन। बात समझ आ रही है? इसलिए ये सारे लॉज थोड़े थोड़े चेंज होंगे। ये सारे लॉज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, सारे के सारे चेंज होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैटर। दैट्स व्हाई हमने कहा है इसको कि दिस इज बेसिकली रीफॉर्मुलेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2। बात क्लियर है बेटा? यस सर। मेरा ख्याल है कि हमने काफी डिस्कस कर लिया इस कोर्स के बारे में। आपको पता चल गया है बुक कौन सी आपने खरीदनी है, किस बुक से हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, पढ़ने का तरीका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात समझ आ रही है? अब इस कोर्स को भी हमने डिस्कस कर लिया कि इस कोर्स में कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ने हैं, कौन कौन से मेन आर्टिकल पढ़ने हैं, कौन कौन